नेशनल वॉइस आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। इंडिया का 80 में आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा सीट बदायूं की। बदायूं में मुकाबला सपा बनाम बीजेपी है। बीजेपी ने यहां से संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया है। उनके सामने मुकाबले में हैं समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव। ये मुकाबला कई वजहों से बेहद दिलचस्प बन गया है। संघमित्रा बसपा के कद्दावर नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और पिछले कई साल से सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी हैं। 2014 में उन्होंने मैनपुरी से चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रहे। आपको मालूम हो कि 2014 की मोदी लहर में भी बदायूं की वो सीट सपा बचाने में कामयाब रही थी। क्या 2019 के चुनाव में संघमित्रा कोई कमाल कर पाएंगी या 2014 की तरह धर्मेंद्र अपनी सीट बचा लेंगे? समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। गंगा और रामगंगा नदी के बीच बसा बदायूं संसदीय क्षेत्र छोटे सरकार और बड़े सरकार की प्रसिद्ध दरगाह की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बदायूं के स्मारकों में जामा मस्जिद भारत की मध्ययुगीन विशाल इमारतों में से एक है। बदायूंनी का मकबरा बदायूं का प्रसिद्ध स्मारक है। बदायूं महान गीतकार शकील बदायूंनी की धरती भी है, जिन्होंने कई रुमानियत भरी गजलें लिखी, गीत लिखे। यहाँ के सियासी इतिहास की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट। पिछले 6 लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी को हराने वाला कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि मोदी की सुनामी वाली 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सपा ने ये सीट बरकरार रखी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव यहाँ से बड़े अंतर से जीत दर्ज की। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद यहाँ बीजेपी की जीत इतनी आसान नहीं दिख रही है। मुलायम परिवार की सीट पर बसपा, भाजपा और कांग्रेस की नजरें हैं। ध्रुवीकरण का चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मेथाजोन और सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध बदायूं में सवाल ये है कि क्या कोई पार्टी सपा के इस मजबूत गढ़ में सेंध लगा पाएगी? सपा मुखिया मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव एक बार फिर इस सीट से चुनाव मैदान में हैं। धर्मेंद्र यादव इस सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2004 में वो मैनपुरी से उपचुनाव जीते थे, लेकिन 2009 और 2014 में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। सपा की परंपरागत सीटों में शुमार बदायूं की लड़ाई को कांग्रेस ने इस बार थोड़ा दिलचस्प बना दिया है। कभी मुलायम सिंह यादव के सिपाह सालार रहे सलीम शेरवानी इस बार कांग्रेस से धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने इस बार कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। संघमित्रा मौर्य का इस इलाके से कोई वास्ता नहीं रहा है। संघमित्रा मौर्य पिछले लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से सपा संरक्षक मुलायम सिंह के खिलाफ बसपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और हार गई थी। शुरुआती 2 चुनाव में यहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, लेकिन 1962 और 1967 में यहां भारतीय जनसंघ ने चुनाव बड़े अंतर से जीता। अगर 1977 चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस का झंडा 1971, 1980 और 1984 के चुनाव में बुलंद रहा। 1989 में जनता दल और 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। 1996 में समाजवादी पार्टी के सलीम इकबाल ने यहां पर चुनाव जीता, जिसके बाद यहां सपा का एक छत्र राज शुरू हुआ। सलीम इकबाल यहां से लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2009 में इस सीट पर मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने जीत दर्ज की और 2014 का चुनाव भी बड़े अंतर से जीता। 2014 में धर्मेंद्र यादव ने यहां एक तरफा जीत हासिल की। उन्हें करीब 48% वोट मिले थे। बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 32% ही वोट मिले थे। इस सीट पर कुल 58% मतदान हुआ था, जिसमें से करीब 6200 वोट नोटा को गए थे। बदायूं लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम और यादव वोटर्स का वर्चस्व है। यहाँ मुस्लिम और यादव के 15% वोटर्स हैं। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 18 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 9.7 लाख पुरुष और 7.9 लाख महिलाएं वोटर्स हैं। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें गुन्नौर, बिसौली, सहसवान, बिलसी और बदायूं शामिल है।
2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ सहसवान सीट पर ही सपा जीत पाई थी, बाकी सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। सपा के गढ़ बदायूं में क्या विरोधी पार्टियां सेंध लगा पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंद्रमोहन चौबे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सदफ जाफर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। सौरभ हमारे साथ रहेंगे बदायूं से, हमारे संवाददाता, हम उनके पास भी चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बदायूं की जनता क्या कह रही है। आइए सबसे पहले बदायूं ही चलते हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और वहीं से फिर तमाम समीकरण और उनकी आधारशिला, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो समझने में हमें मदद मिलेगी। सौरभ, वहां पर क्या माहौल है इस बार, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और अगर आपके आसपास कुछ लोग हों जिनसे आप बात कर सकें, मुद्दे क्या हैं और उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं आने वाले चुनावों में जिस उम्मीदवार के लिए वो वोट डालने जा रहे हैं उनसे। जी शुभ्रा, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय हूं बदायूं के में। तो बदायूं एक थोड़ी सी बदायूं के बारे में कहूं कि बदायूं बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। हिंदुस्तान की पहली जो महिला शासक रही हैं रजिया सुल्तान, उनकी पैदाइश जो है वो बदायूं में हुई थी। लेकिन आज का जो बदायूं है उस बदायूं से काफ़ी भिन्न है। बदायूं में बेसिक चीज़ें जो है वो भी उपलब्ध नहीं है, काफ़ी समस्याएँ हैं बदायूं में। और वर्तमान में जो है समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, उनका मुकाबला 5 बार यहाँ से सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी से होना है, और बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर संत विक्रम मौर्य हैं। इन तीनों के बीच मुकाबला है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव के लिए सीट काफ़ी समीकरणों के हिसाब से मुफीद मानी जाती थी, लेकिन इस बार स्थितियाँ बदल गई। मुकाबला उनका भाजपा से है और बहुत ही हिसाब से कहें तो करीबी मुकाबला है। कल बदायूं में एक मोड़ आया है राजनीति में। समाजवादी पार्टी के जो बदायूं शहर से विधायक थे आबिद रजा, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, और उन्होंने सांसद धर्मेंद्र यादव पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बदायूं में जो विकास कार्य कराए हैं उनमें कई काम ऐसे हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड जो बदायूं में केबल बिजली की लाइन पड़ी है वो, और कुछ चीज़ों में उन्होंने सीधे सीधे सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ बदायूं के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि बदायूं में क्या समस्याएं हैं और किस आधार पे वो मतदान करेंगे। जी आप बताइए कि बदायूं में क्या क्या समस्याएं हैं, और जो अभी तक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उन्होंने उन समस्याओं पे क्या क्या कुछ किया या नहीं किया। पहली बात तो ये है कि बदायूं में मूलभूत सुविधाओं का बहुत ही बड़ा अभाव है। जैसे स्कूल कॉलेज हैं, मेडिकल, आप ही देख रहे हैं कि पूरी तरीके से कोई सुविधा मेडिकल कॉलेज बनवा तो दिया समाजवादी के टाइम में, लेकिन उसके बाद में उसमें कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हम लोगों को बरेली पर निर्भर करना पड़ता है, अगर इलाज की कोई बात हो तो बरेली पर निर्भर करना पड़ता है। और कॉलेजों के भी नहीं है। एक धर्मेंद्र यादव ने एक कॉलेज ये लड़कियों का बनवा दिया है, राजकीय महिला कॉलेज, और काम कुछ अच्छे करा है बकौल और सांसदों के मुकाबले। धर्मेंद्र यादव ने काम बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना बदायूं की अपेक्षा थी। जी बदायूं की जितनी अपेक्षा थी वो काम नहीं हो पाया, ऐसा किसी ने। हमारे साथ एक अन्य व्यक्ति हैं, मुझसे बात करते हैं कि बदायूं के बारे में। आप बताइए कि बदायूं में जो समस्याएं हैं, अभी तक जो सांसद रहे थे और वर्तमान में जो सांसद रहे धर्मेंद्र यादव, उन्होंने आपके हिसाब से विकास कराया या नहीं? हमारे हिसाब से कोई विकास नहीं कराया। तो इस बार जो चुनाव में आप वोट डालेंगे, आपके लिए मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? विकास का रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। कांग्रेस को वोट डालेंगे, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री जाती है। अच्छा, आपकी कांग्रेस का तो कहीं पे यहाँ पे दिखाई नहीं देता अस्तित्व। खड़े तो हुए शेरवानी जी, टक्कर ही उन्हीं की। शेरवानी साहब की टक्कर है। चलिए तो कांग्रेस भी टक्कर दे रही है। बदायूं में क्या क्या समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं क्या हैं, और जनता? सबसे बड़ी मूल समस्या यह है कि यहाँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आतंक है। हमारे सांसद जी 3 बार रहे 15 साल। आप ये बताइए, 3 काम के अलावा कोई भी एक काम आप बता दीजिए, हम काय पे वोट दें उनको?
गाय ठीक है। गंगा तो उन्हीं की विकास पार्टी के लोग, मामले उन्होंने में, उन पे ऐसे विकास के इल्जाम मसले पर भ्रष्टाचार के लोग लगाए वोट हैं। डालना चाहते हैं और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला जो है वो ट्रायंगुलर हो सकता है क्योंकि कांग्रेस भी टक्कर दे रही है। ये मुकाबला सिर्फ बीजेपी वर्सेस गठबंधन ना समझा जाए, बीजेपी वर्सेस सपा ना समझा जाए, बल्कि कांग्रेस भी मैदान में है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि सभी पार्टियों की स्थिति क्या है और सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। लेकिन ओपी यादव जी, शुरुआत में इसी से करती हूं क्योंकि ये इस डिबेट में अभी तक निकल कर आया है जो हमारे संवाददाता ने बताया और जो उन्होंने बात करने की कोशिश की तमाम लोगों से। ऐतिहासिक रूप से काफी समृद्ध है बदायूं, हिस्टोरिकली रिच है, लेकिन अगर ये समृद्धि जमीन पर नहीं दिख रही है, अभी भी लोग विकास के कार्यों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो काम शुरू हुए वो अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचे, तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनावों में? देखिए सुब्रा जी, बदायूं में जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, जैसे धर्मेंद्र यादव ने अपने सांसद काल में मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया, एक बड़ा काम हुआ है। और इसके अलावा फिर सड़कों का भी बहुत वहाँ जाल उन्होंने बिछाया। तो दो तो बड़े काम हैं जो दिखने वाले काम धर्मेंद्र यादव ने अपने पार्लियामेंटेरियन के दौरान किए, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 2 बार से यहाँ से जीत रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो त्रिकोणीय संघर्ष की बात हुई, तो सलीम इकबाल शेरवानी साहब जो बदायूं का एक तो जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो गठबंधन के लिए बहुत मुफीद सीट है। मैनपुरी के बाद जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत मतदाता है, बदायूं में अभी तक जो दूसरे या तीसरे दौर की जो वोटिंग होनी है उसमें सबसे मजबूत जातीय समीकरण वाली सीट मानी जाती है। आप देखिए कि करीब यहाँ 4-4.5 लाख यादव मतदाता हैं और 3,80,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 2 से 2.5 लाख जाटव मतदाता हैं। तो ये जो इंटैक्ट है यादव जाटव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन का, ये करीब 10-11 लाख के आसपास पहुंचता है। और इसमें चूंकि चौधरी अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है, तो इसलिए करीब 70 से 80 हज़ार मतदाताओं वाले जाट मतदाता भी धर्मेंद्र यादव के साथ ही लामबंद होंगे। तो सामाजिक रूप से तो बहुत मजबूत है, सामाजिक जो ताना बाना है, गठबंधन यहाँ बहुत मजबूत पोजीशन में है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने यहाँ सलीम इकबाल शेरवानी साहब को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको पता होगा कि जब यहाँ से 89 में शरद यादव जी चुनाव जीते और जनता दल से चुनाव जीते और सीधे वीपी सिंह की सरकार में वो टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे और 91 में बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदू नेता स्वामी चिन्मयानंद से हार गए और ये सीट बीजेपी के कोटे में चली गई। 91 के बाद आज तक बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन 96 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रयोग बदल दिया और यहाँ पर कांग्रेस से सलीम इकबाल शेरवानी को ला करके चुनाव लड़ाया और नेताजी के साथ, मुलायम सिंह यादव जी के साथ ही सलीम शेरवानी देवेगौड़ा जी की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बने। तो फिर 96, 98, 99 और 2004 तक लगातार शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल। तो जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रहे और चूंकि सलीम इकबाल शेरवानी साहब की जो पीपल कनेक्टिविटी है वो बूथों पे नहीं है, वो इलाहाबाद या दिल्ली में ही समय दिए है। हाँ, ये है कि चूंकि मुस्लिमों में एक आकर्षण थोड़ा बहुत, जैसे नाराजगी के आलम में देखिए आबिद रजा साहब मंत्री का दर्जा रहा, विधायक रहे, बदायूं सदर से वो कांग्रेस में चले गए हैं। चूंकि बूथों पे नेटवर्क नहीं है कांग्रेस का बदायूं में, तो निश्चित तौर पर यहाँ लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच में होगी। ठीक। चंद्रमोहन चौबे जी, मैं आपके पास आती हूँ और 2-3 बातें हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। एक तो ये कि बीजेपी की पकड़ इस सीट से बहुत पहले ही कमजोर हो गई थी। 1991 के बाद से बीजेपी इस सीट पर नहीं जीत पाई। समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये सीट। 2014 में जब प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग आए थे, उस वक्त भी अगर ये सीट आप लोग नहीं निकाल पाए, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ये सीट बचा ले गई। तो इस बार किन मुद्दों पर और किस आधार पर आप चुनौती देने के लिए मैदान में हैं? जी बिल्कुल, हम लोग अपने विकास पर जो 15 साल से लगातार सांसद रहने के बावजूद भी इन्होंने बदायूं के साथ छल किया है, वहाँ के भावनाओं को छला है वहाँ की जनता का। और जब हम न होने के बाद हमारी सरकार वहाँ यहाँ सांसद न होने के बावजूद भेदभाव इस सरकार ने किया नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए जो विकास की योजनाएं हैं,
चाहे वो हमारी उज्ज्वला की योजना हो, चाहे आवास हो, चाहे जो है शौचालय हो, चाहे जो है अन्य जो भी काम, चाहे मुद्रा योजना के तहत वहाँ के रोजगार देने के लिए 50,000 से लेकर 10 लाख के बीच जो देने के लिए किया गया, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। और इस बार आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी बदायूं में भी इस बार जीतने जा रही है। और आप वहाँ की जनता के हिसाब से भी आप देखेंगे, जनता का मन भी, जनता भी वहाँ का मन बना चुकी है। 2014 और 2019 ये 5 साल जो बीच में हैं, उसमें क्या बदल गया समीकरण के लिहाज से, और क्या बदल गया वहां पर विकास के लिहाज से, ये तो बता दीजिए सर। क्योंकि 5 साल में लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, क्या वाकई अगर आप उन विकास पर सवाल कर रहे हैं तो सिर्फ वहां के जो सांसद साहब हैं उन पर सवाल नहीं खड़ा होगा, बल्कि आपकी ही योजनाओं पर ही खुद सवाल खड़ा हो जाएगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई? नहीं, योजनाएं पहुंची हैं, उसी आधार पे तो अगर योजनाएं ना पहुंची तो हम इस तरह की बात क्यों करते? तो अब इस तरह का पूर्ण विश्वास क्यों व्यक्त करते? हमें पूर्ण विश्वास है उन्हीं कार्यों के आधार पर। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि विकास के काम क्यों नहीं हुए, जी के जो उसका जवाब भी आपको देना होगा ना सर। काम हुआ है, जो गन्ना के लोगों का, जो गन्ना किसानों को जो भुगतान हुआ है, वहां पे कानून व्यवस्था जो स्थापित, विकास जी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ फिर से एक बार चंद्रमोहन जी, लेकिन कपिल श्रीवास्तव आप जवाब दीजिए पहले तो इस बात का कि आप किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि विकास के काम जितना करने का मौका आप लोगों को मिला उस सीट पर उतना नहीं किया गया है, चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ लंबे वक्त से रही है ये सीट। देखिए सुब्रा जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के हमारे जो सांसद हैं उनको विकास पुरुष के रूप में देखा जाता रहा है और उन्होंने उसी आधार पर बदायूं का विकास भी किया। अभी आपके रिपोर्टर दिखा रहे थे, उसमें से 3 लोग की बातें हम लोगों ने सुनी, जिसमें कि तीनों ने अलग अलग बातों से अलग अलग तरीक़ों के तथ्यों को रखा है। लेकिन आपको एक चीज़ हकीकत बता दें, जैसे अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं साथ में विशेषज्ञ पी यादव जी, उन्होंने एक बात बहुत फतेह की कही है कि जो चीज़ें विकास की होती हैं और सामने दिखती हैं उसको कोई पचा नहीं सकता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो और चाहे वहाँ पे बिछाई गई सड़कों का जाल हो। ये धर्मेंद्र यादव जी के ही बस का था कि उन्होंने इतना विकास वहाँ पर किया। और आपने देखा होगा कि लोकसभा के लगातार 5 वर्ष के सत्रकाल में कोई सत्र ऐसा नहीं गया होगा जिसमें उनकी हाजिरी पूरी की पूरी 100% ना रही हो। और दूसरी चीज़, उन्होंने बदायूं की चीज़ों को उठाने का काम किया। और जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो आरक्षण के अंदर जो 13 रोस्टर की बात रही है, उसको जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव जी ने लोकसभा में लड़ने का काम किया है, शायद ही किसी व्यक्ति ने किया हो। तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उस पर काम किया, साथ में विकास के लिए बदायूं के अंदर जिस तरीके का काम किया, और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अवॉइड करने की कोशिश की, वहां पे कामों को होने में, सुचारू व्यवस्था देने में उन्होंने इधर 2 सालों में बहुत दिक्कत पैदा किया और पहले 5 सालों में उस तरीके से निधियां नहीं आ पाई। सांसद निधि से कितना कोई डेवलपमेंट कर सकता है, बावजूद उसके वहां बहुत डेवलपमेंट हुआ जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि इनको तो 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी का भी बात करना पड़ेगा। संकल्प पत्र 2014 के अंदर जिन्होंने ए से लेकर जेड तक के वादे दिए, उनमें से एक वादा नहीं पूरा किया, कौन बताएगा। और ऊपर से 2019 का भी इन्होंने संकल्प पत्र ला दिया। अब तो बेरोजगारी उसमें कोई समस्या ही नहीं रही, सारे देश के अंदर रोजगार मिल गया, क्योंकि 1 से लेकर 75 पॉइंट में कहीं भी रोजगार और नौकरी की बात नहीं की गई। और जहां हमारे अभी भाजपा के मित्र कह रहे थे कि हमने उज्ज्वला योजना दी, तो उज्ज्वला योजना का तो रिकॉर्ड सामने आ चुका है कि करीब 80% जो है सिलेंडर वो दोबारा रिफिल नहीं हो सके क्योंकि उस पर सब्सिडी नहीं थी। और 1000 रुपए में कौन सी गरीब महिलाएं और कौन से गरीब परिवार जो है उनका सिलेंडर खरीद सकेगा। तो ये योजना तो देश के साथ धोखा थी। तीसरी चीज ये कहना चाहते हैं कि देखिए, इनको गिनाने के लिए बहुत सी चीज़ें गिना देंगे, मुद्रा गिना देंगे। मैंने कई बार बताया कि किस तरीके से फ्रॉड किया गया है, कोडों को चेंज करके और पुराने टर्म लोनों और के सारी चीज़ों को एक कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास में 1,69,000 रुपए
का जो फ्रॉड किया गया है, वो लोग 40-40 लाख रुपए दे के 50-50 लाख रुपए दे करके मकान खरीदे हैं और ऋण लिया है, तो उस पर 1,69,000 रुपए माफ़ किया है। तो हम सारे लोग ये बातों को मन से उठा रहे हैं और चौबे जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। 2,50,000 फेक आंकड़ा इन्होंने पेश किया है, तो जनता इनसे पूछेगी कि आपने 5 साल के अंदर क्या किया। हमारा तो विकास बदायूं के अंदर भी दिखाई दे रहा है और हमने जो प्रश्न पूरे लोकसभा में पूरे देश के लिए उठाया है, इसको भी देखा ये बात मानने वाली है। इस बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है कि बीजेपी को भी जवाब देना है और समाजवादी पार्टी को भी जवाब देना है। आप ये कह रहे हैं कि जितना हो सका सांसद निधि के बल पर, जितना हो सका वहां के सांसद रहते हुए वो इन 5 सालों में किया गया है, लेकिन जितना विकास वहां पर पहुंचना चाहिए था, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उस वजह से अड़ंगा लगाया गया। इस पर मैं जवाब लूंगी चंद्रमोहन जी आपसे, लेकिन सदफ इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, एक जल्दी से आंकड़ा देख लेते हैं 2014 में यहां पर क्या हुआ था। आप देख लीजिए इस सीट में 2014 के आंकड़े। बीजेपी को 32.31% वोट मिले थे बदायूं में और बीजेपी जीत कर आई थी। माफ कीजिए, बीजेपी जीत कर नहीं आई थी। समाजवादी पार्टी को 48.5% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव यहां से चुने गए थे। बसपा को 15.28% वोट मिले थे और अन्य दलों के खाते में बाकी जो वोट है वो गया था। तो ये 2014 में नतीजा रहा था और इसीलिए हम बार बार ये दिखा रहे हैं आपको, और ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि 2014 में आपको मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 70 से भी ज़्यादा सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट गया था पूरे देश भर में। उसके बावजूद कुछ एक सीटें जो विपक्षियों ने बचाई थी, जो विरोधियों ने बचाई थी, उसमें एक बदायूं भी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो होल्ड है समाजवादी पार्टी का वो बहुत तगड़ा है, बहुत ही मजबूत है और उसे भेदने में क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी। लेकिन एक फैक्टर कांग्रेस भी है और इसलिए सदफ जाफर मैं आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर यहां पर चुनौती दे रही है और वो इस मुकाबले में कहां है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जिस तरह से हालात रहे हैं और पिछले 5 साल में जिस तरह के हालात हुए हैं और ऑफ लेट जो बयान आ रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी तरह से जाति या धर्म के ऊपर बात ना करते हुए भी कुछ बहुत ही डरा देने वाले बयान हैं, उनको मैं कोट कर रही हूँ। इससे मैं किसी तरह का भय या नफरत नहीं खड़ी करना चाहती हूँ किसी के मन में। लेकिन अमित शाह जी का जो बयान आया है रिसेंटली कि एनआरसी रिपोर्ट को हम लागू करेंगे और 3 धर्मों का नाम लेते हुए एक धर्म को छोड़ दिया है और कहा है कि इनके अलावा बुद्ध जो हैं और 2 और धर्मों का नाम लिया है, उनके अलावा जो है वो बाकी जो लोग हैं उनको शहर छोड़ मतलब रेफ्यूजी करार कर दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास इन स्पिरिट कर रही होगी? अब बात अगर स्पेसिफिकली हम बजरंग बली और अली की तो बात हो ही रही है। अब अगर बात आती है बदायूं पे स्पेसिफिकली, तो अगर आप बात करें कि वहाँ का जो मेजर जो चीज़ें हैं, चावल, गेहूं, बाजरा और सफ़ेद चना, इसके ऊपर बाजरा और सफ़ेद चना के ऊपर एमएसपी के लिए लगातार मांग आई है, जिसके ऊपर इन्होंने किसी तरह से कोई कदम नहीं उठाए हैं। दूसरी बात यह है कि जो छोटे कारोबारी वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, वहाँ पे जो परफ्यूमर्स का जो काम था या मैंथा का जो काम था, उसको बहुत झटका लगा है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे कारोबार बंद हुए हैं। बसेस की बात अगर करी जाए, सड़कों का जाल है, लेकिन जो वहाँ का बस स्टैंड है ऑन पेपर के बहुत खूबसूरत और करोड़ों का बस स्टैंड बना है और बहुत अच्छी तमाम चीज़ें हैं। 27 बसें भी चल रही हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ पे, वरना देखा जाए तो 3 बसेज हैं। इट इज़ नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लग ही रहे हैं, उस पर क्या कहें। तो उसको देखते हुए हमारे जो कैंडिडेट हैं सलीम साहब, वो यहाँ से रह चुके हैं और रिप्रेजेंट कर चुके हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। और दूसरी बात यह है कि तमाम तरह का जो अन्याय होता आया है, अब न्याय की जब हम बात कर रहे हैं तो मैनिफेस्टो जो कहता है, जिस तरह के वादे हम कह रहे हैं, वादे का शीर्षक ही हम ये मान के चल रहे हैं कि हम निभाएंगे। तो जो 12,000 रुपये मिनिमम आय की बात की जा रही है, या अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पे छोटे शहरों को डेवलप करने की,
पानी की जो दिक्कतें हैं उसके लिए मनरेगा में स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि वहाँ पे जो पुराने तालाब हैं उनको रिक्लेम किया जा सके, ज़मीनों को रिक्लेम किया जा सके, जो भूमिहीन हैं उनको दिया जा सके। एक बहुत भयानक रिपोर्ट है जिसमें एनआरसी ने खुद कहा था, संज्ञान लेने के लिए डीएम को लिखा है, जहाँ पे वहाँ की महिलाएं 2 गाँव के नाम लेते हुए, रमज़ानपुर और मिर्ज़ापुर के 2 गाँव हैं जिनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि वहाँ पे आज भी ह्यूमन बीइंग मतलब जो है वो स्कैवेंजिंग हो रही है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैला आज भी सर पे ढोया जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था संज्ञान लें। तो इस तरह के जो हालात बने हुए हैं इनको कॉम्बैट करने के लिए हम बेहतर योजनाओं को लेके जनता के बीच जाएंगे। आपको जवाब देना चाहिए सर। कपीश जी। जी बिल्कुल। सदब जी को बहुत अदब के साथ में एक चीज़ कहना चाहते हैं कि देखिए, जो भ्रष्टाचार का आरोप अभी तुरंत 4 दिन पहले उगना शुरू हुआ है, उसके आप गर्त में जाएं तो देखें कि जो हमारे यहाँ से विधायक साहब छूट करके गए हैं, उनकी लालसा थी उस जगह से, वो कुछ और भी चाहते थे। नहीं कपीश जी, मैंने आपके ऊपर नहीं कहा था भ्रष्टाचार का, मैंने इन जनरल बीजेपी को ले कहा था, लेकिन खैर अब आप सफाई देना चाहते हैं तो सफाई हम इसलिए देना चाहते हैं कि ये आरोप लगाया गया था, हमें ऐसा लगा क्योंकि आपने नाम नहीं लिया तो उसमें हम भी लपेटे में हैं क्योंकि हमारे सांसद वहाँ से हैं, वो मेरा कहना ज़रूरी था। और हकीकत यह है कि अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी है, किस तरीके से आईबी और सीबीआई और सबका उपयोग करती है, देश से नहीं छुपा है। हमारे सांसद जी इतना विकास पुरुष रहे हैं कि अगर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक आरोप तक नहीं लगा पाया है कायदे से, और आरोप क्या लगाएंगे, इनको तो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, सीधे सीधे इनको फरमान चढ़ा देना चाहिए था मुकदमों का, तो वो नहीं कर पाए। नहीं तो ये आरोप लगाने की तो इनको जहमत उठानी भी नहीं चाहिए। काशीनाथ जी उंगली उठाए हुए हैं, लगता है कि अब नया आरोप कुछ करने वाले हैं। फिलहाल बावजूद इसके हम ये कहेंगे कि बदायूं की जो जनता है उसने विकास को अपनी आंखों से देखा है बदायूं शहर के अंदर। ये बात जरूर है कि और अच्छा की तो गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और परिवर्तन अच्छे के लिए ही होता है परिवर्तन, लेकिन जनता वहां की जानती है कि उनसे बेहतर विकास वहां और कोई नहीं दे सकता है। आप देखिएगा जो पिछली बार का जो मत था उसमें 1.5 लाख मत आप और जोड़ दीजिएगा, उतने मतों से हमारे सांसद जी जो हैं धर्मेंद्र यादव जी 1.5 लाख क्यों जोड़ दें उसमें? बीएसपी। अच्छा, बीएसपी की वजह से। बीएसपी का जोड़ दीजिए। ठीक है, इसलिए मैं ठीक है। चंद्रमोहन जी, पिछली बार नहीं बचा पाए थे, इस बार तो गठबंधन से मुकाबला है, इस बार कैसे बचा पाएंगे? आपसे हम फिर कह रहे हैं कि पिछली बार, इस बार हमने काम वहाँ पे किया है और काम वहाँ पे दिख रहा है बिना किसी भेदभाव के। ये जो भेदभाव का ये जो आरोप लगा रहे हैं, भेदभाव ये करते आए हैं। पूरे प्रदेश में सिर्फ 5 जिलों में ये बिजली देते थे, विकास करते थे, ये भेदभाव का काम ये करते। आप एक योजना बताइए जिसमें भेदभाव किया गया हो, जो बिना जात बिना धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के योजनाएं चालू की गई, बताइए कौन सी ऐसी योजना है जिसमें भेदभाव किया गया है? भेदभाव ये करते हैं। और ये कांग्रेस को बोल रहे हैं क्या बयान किया, भ्रष्टाचार इनका नहीं दिख रहा है। इनके भ्रष्टाचार पे ये एक शब्द नहीं बोलते। देखिए दोनों एक साथ कैसे मिले हुए। हाँ, एक एक करके पहले पूरा कीजिए आप चंद्रमोहन जी। जी हाँ, आप बोलिए जी। कहिए अपनी बातों का जवाब दीजिए, कितने घर दे दिए आपने? जी, और रही बात इन्होंने अभी जो कहा बजरंग बली वाली बात, ये बताइए देवबंद से किसने कहा था? शुरुआत आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? कब्रिस्तान शमशान किसने कहा था? अब तो सेना के अधिकारियों ने आपको जवाब दे दिया है। 156 अधिकारियों ने चुनाव आयोग ने मांग की है कि मोदी जी ने जो कहा है कि सेना के नाम पे पहला वोट हमें दे दीजिए, उसका जवाब देश को कौन देगा? और वहाँ लाटूर के सुन लीजिए, वहाँ लाटूर के निर्वाचन अधिकारी जो है उन्होंने रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध भेज दी है। बहुत सारे बयान है चर्चा करने के लिए, लेकिन हम चूंकि बदायूं के मसलों की बात कर रहे हैं, ओपी यादव जी, ये जो लड़ाई है वो कैसे और दिलचस्प हो गई है इस बार, क्योंकि सलीम शेरवानी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और धर्मेंद्र यादव को टक्कर दे रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें, संघमित्रा मौर्य, वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं,
तो इस तरह से अगर देखा जाए, इन समीकरणों को अगर देखा जाए, तो कैसे ये चुनाव और दिलचस्प हो जाता है? देखिए सुब्रा, जो बदायूं का राजनीतिक स्थिति है, धर्मेंद्र यादव जी बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है उनको, और दूसरा गंगा और रामगंगा के बीच में बदायूं पार्लियामेंट बसी हुई है। तो रामगंगा और गंगा पे जो पुल बने हैं वो बहुत बेहतरीन ढंग से धर्मेंद्र यादव जी ने अपने कार्यकाल में बनाए हैं। फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, तो काम तो काफ़ी हुआ है। रही बात दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ के जो समीकरण है, जैसे सलीम इकबाल शेरवानी साहब 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और भारत सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन वो जमाना था वो समाजवादी पार्टी से एमपी थे। और चूंकि मुस्लिम वोट जो है उसकी ये तासीर है कि वो उसके जो वोटिंग का पैमाना है वो सेकुलर वोटिंग का पैमाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट लड़ता नजर आता है, मुस्लिम वोट का जो टर्नआउट है उसके साथ जाता है। तो शेरवानी साहब व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छे नेता हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बात यह है कि एक तो उनकी कनेक्टिविटी नहीं, और धर्मेंद्र यादव परिवार के सबसे संवेदनशील और मेहनती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में माने जाते हैं। और आप देख लीजिए कि बदायूं के 5 विधानसभा में उनके आवास हैं, लगातार वो अवेलेबल रहते हैं। उनकी जो पीपल कनेक्टिविटी है, हमारे हिसाब से आजमगढ़ और मैनपुरी में भी उतनी कनेक्टिविटी नहीं है जितनी कनेक्टिविटी धर्मेंद्र यादव की। एक तो सबसे बड़ी चीज। और जो अगर टक्कर की बात की जाए तो टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होगी, इसलिए होगी क्योंकि साग के वोट एक बड़ी संख्या है वहां पर, और करीब 1,20,000 राजपूत, 30 लाख कायस्थ और करीब 1 लाख के आसपास ब्राह्मण। ये 3 वोट के साथ चौथा वोट जो साग के मौर्य बिरादरी है। और चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी ने बड़े रणनीतिक ढंग से उनको चुनाव मैदान में उतारा, इसके पहले डॉक्टर संघमित्रा मैनपुरी भी नेताजी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है और बीएसपी से आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी में काम करने की वजह से बसपा के वर्कर से भी उनका टच है। तो एक रणनीतिक तौर पर चुनाव लड़ाया गया है कि बसपा के लोग भी जो नाराज होंगे या जो कहीं भी कनेक्टिविटी में आ सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का बीएसपी के जमाने में भी और भाजपा में भी एक कद्दावर सा के नेताओं में, कुशवाहा नेताओं में गिने जाते हैं। तो बीजेपी ने बहुत रणनीतिक तौर पर डॉक्टर संघमित्रा को चुनाव मैदान में वहां उतारा है। तो जो भी इंटैक्ट वहां बन रहा है, जैसे धोबी और दूसरी जो दलित पाली बिरादरी है, इसके अलावा जो ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और साक का जो गठबंधन है, तो बीजेपी कड़ी टक्कर देगी। रही बात शेरवानी साहब की, तो शेरवानी साहब की जैसे 2000 बूथ हैं, 1800 बूथ हैं, तो अगर आपके बूथों पर लोग हैं, देखिए कोई हवा बयार आ जाए वो अलग की बात है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव पर्सनालिटी का चुनाव है। शेरवानी साहब पर्सनालिटी जरूर है, लेकिन जैसे सबसे पहले कांग्रेस ने कैंडिडेचर अगर यादव परिवार के खिलाफ कहीं दिया तो बदायूं में दिया, तो एक तो असमंजस की स्थिति बनी रही शुरुआत तक, यहाँ लड़ाया जाएगा कि नहीं लड़ाया जाएगा। तो इसलिए शेरवानी साहब भी असमंजस में थे कि वहां जाएं चुनाव लड़ने। ठीक है, कांग्रेस पर मैं आती हूँ, लेकिन जो बात आपने कही है संघमित्रा मौर्य को लेकर के कि स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने उतारा है, उस पर एक बार मैं जवाब ले लेती हूँ। कपीश जी, आप बताइए इस स्ट्रैटेजी से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, हमें ठीक है, यादव जी ने कहा है और बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों में से एक हैं, उनकी वो नज़र होगी। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला है, ये हम मान रहे हैं कि हमसे वही लड़ रहे हैं। इस वजह से लड़ रहे हैं हमसे कि उनके भी बूथ स्तर पे कमेटियां हैं और बूथ स्तर पे लोग हैं, कनेक्टिविटी उनकी जड़ में है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसीलिए शायद योगी सरकार भी है और मोदी जी 72 सीट भी ले गए थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, ये बसपा छोड़ करके और भाजपा में आए थे, और भाजपा जिन जिन वादों के साथ उनको लेकर के आई थी उनमें से कुछ भी नहीं पूरा किया। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कुशवाहा जाति के एक व्यक्ति को हम टिकट दे रहे हैं, और उनकी हमेशा आत्महत्या ही कराई गई। एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये राजनीतिक आत्महत्या है। पहले मैनपुरी में कराई गई और दूसरी अब जो है बदायूं में कराई जा रही है। तो मौर्य समाज भी इस बात को बहुत अच्छे से जान रहा है कि मौर्य समाज का हित कहाँ पर सुरक्षित है। वो इनके अगेंस्ट वोट करने जा रहा है, इनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है, यही हकीकत है। सदफ जी कह रहे हैं कि मेन मुकाबला जो है वो तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही है, और इसकी वजह भी बता रहे हैं कि बूथ कनेक्टिविटी जो है वो बीजेपी की सही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी इस लिहाज से कहीं नहीं ठहरती, बूथ कनेक्टिविटी के लिहाज से। और ये सवाल आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि आखिर कार्यकर्ताओं के लेवल पे पहले से क्या बेहतर हो गया है आप लोगों में? देखिए, कार्यकर्ताओं के उससे बेहतर ये हुआ है कि लीडरशिप जब चेंज होती है या स्ट्रेंथन होती है तो कार्यकर्ताओं में एक तो थोड़ा ऊर्जा आती है, और दूसरा होता है कि जब आपका एक्शन प्लान स्ट्रांग हो। तो जैसे कि एक्शन प्लान का जहाँ तक सवाल है, प्रियंका जी के आने से डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा है कार्यकर्ताओं में। लेकिन जहाँ तक हमारे घोषणा पत्र की बात है, मैं फिर उसी पे लौटूंगी कि वो जनता के बीच जब जाएगा तो डेफिनेटली उनको
कांग्रेस के प्रति आकर्षण होना चाहिए और होगा। जैसे कि जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य बजट की तो वो डबल होगा, है ना, या महिलाओं के आरक्षण की जब हम बात करते हैं, या मार्च 2020 तक ये बात कही गई है कि 24 लाख जो नौकरियां हैं उनको भरा जाएगा, 4 लाख सेंटर में। ये सब और ठीक बात 20 है, लाख ठीक स्टेट है में। ये सब सदफ जी, लेकिन आप ही के घोषणा पत्र को सबसे ज्यादा निशाना भी बीजेपी बना रही है, ये वो भी तो आप बनाएंगे, जानती देखिए वो होंगी। इसलिए बनाएंगे क्योंकि और कई उनका ऐसे 2000 वायदे हैं जिसको लेकर के वो टारगेट कर रही है आप लोगों को कि शुभ्रा, ये वो वायदे बनाएंगे, उनके पास चारा क्या खिलाफ है हैं। भाई। उन्होंने ठीक। जब 2014 का लॉन्च किया था मैनिफेस्टो, तो एक आंधी चला दी थी कि बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, 15 लाख खाते में आ जाएंगे और कितना विकास होगा कि बिल्कुल हम लोग जो हैं वो मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा दिल्ली में, जिस हिसाब से चल रहा था। और जो हशर किया है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ठीक लाके है। खड़ी कर दी, ठीक है। और तमाम जो तरीके से इन्होंने हैरेस किया अपने दोस्तों को, मोदी जी ने बाकी जो 2 मोदी थे उनको जिस तरह से पैसे ठीक देके है। भगाया गया। चंद्रमोहन जी के पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले आंकड़े हम देख लेते हैं। 2004, 2009 और 2014 के आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार समझ लीजिए सीट का इतिहास। 2004 में समाजवादी पार्टी के सलीम शेरवानी यहां से जीते थे, उन्हें 45.04% वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर बीजेपी के ब्रजपाल सिंह रहे, उन्हें 36.34% वोट मिले। जीत का मार्जिन रहा 8.7%, जो कि बहुत कम रहा। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव यहां से 2009 में जीते, आपको मालूम है 31.7% वोट उन्हें मिले। इसके साथ ही दूसरे स्थान पर बसपा के डीपी यादव रहे थे, उन्हें 27.29% वोट मिले थे और जीत का मार्जिन 4 के आसपास रहा था। साल 2014 के आंकड़े का हमने जिक्र किया। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के यहां से जीते थे, उन्हें 48.5% वोट मिले थे, वो भी उस वक्त जब बहुत कम सीटें विपक्षी दलों के नेता बीजेपी के अलावा बचाने में समर्थ रहे थे। उस वक्त ये हुआ था और 48.5% वोट यहां से मिले थे समाजवादी पार्टी को। इसके साथ ही आपको हम बताएं कि दूसरे स्थान पर बीजेपी के वागीश पाठक रहे थे, 32.31% वोट उन्हें मिले थे और जीत का मार्जिन 16.19% रहा था। ये इसके पीछे क्या वजह है ओपी यादव जी कि देखिए 2004 और 2009 में जो जीत का मार्जिन था वो भले ही कम रहा, लेकिन 2014 में ये मार्जिन बढ़ गया और लगभग दोगुना हो गया। एक तरफ जब बाकी सब सीटों पर बीजेपी अपना जलवा दिखा रही थी, इस सीट पर ये मार्जिन कैसे बढ़ गया? देखिए, एक तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि धर्मेंद्र यादव काम बहुत करते हैं और मिलनसार नेताओं में गिने जाते हैं, तो ये और जो वागीश पाठक, इनके पिताजी यहाँ एमएलए भी रहे बीजेपी से, प्रेम स्वरूप पाठक जी, और संगठन भी उनके पास था बीजेपी का। तो दूसरा ये है कि जो जैसे यहाँ तक आप ये ऑफलाइन ये बात है कि दूसरे दलों के लोग भी तारीफ करते हैं धर्मेंद्र यादव के कामकाज को लेकर के, उनकी शैली को लेकर। जो रोस्टर वाला मामला है उसी को देखिए, पार्लियामेंटेरियन से लेके सड़क से लेके और संसद तक रोस्टर के मामले में धर्मेंद्र यादव की गूंज पूरे पार्लियामेंट में सुनाई दी। तो कहीं ना कहीं लोग इनसे कनेक्टेड हैं इस मामले में। दूसरी चीज, 2014 के पहले 2009 में जब चुनाव हुआ था तो बीएसपी ने डीपी यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। डीपी यादव जी की यहाँ शुगर मिले हैं, यदु शुगर के नाम से बिसौली और बिलसी में मिले लगी हुई, उनके काफ़ी कॉलेज हैं और बगल के संभल से वो बीएसपी से एक ज़माने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में सहसवान में डीपी यादव जी की पत्नी को इंडिपेंडेंट 70,000 वोट मिला है, 70,000 वोट, और बीजेपी तीसरे स्थान पर चली गई। हालात देखिए कि इसलिए डीपी यादव को बीएसपी ने उतारा था, तो जो हार जीत का मार्जिन 2004 में बहुत कम हो गया। मान के चलिए कि 31-32 हज़ार वोट से हार जीत हुई। इस बार स्थिति बदली है, करीब 2 लाख वोटों के साथ बीएसपी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में खड़ी हुई है। और जो श्रीवास्तव जी ने कहा कि जैसे इसके पहले मैनपुरी में भी डॉक्टर संघमित्रा चुनाव हार चुकी हैं, और जिस तरह बीजेपी में ऊपर लीडरशिप के मामले में जो कुछ कवायद चल रही है, अगर शाह के वोटों का भी थोड़ा बहुत वोट इधर उधर हुआ तो हार जीत का मार्जिन तो बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरा रही बात शेरवानी साहब की, तो शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी से ही लगातार एमपी रहे, 4 बार एमपी रहे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि जो काम को लेकर के जातीय समीकरण, जो जिस तरह यहाँ बहुत पुख्ता जातीय समीकरण। अच्छा, दूसरी एक चीज और है सुब्रा, मैं बताना चाहता था, सहसवान और गुन्नौर विधानसभा सीटें हैं। आपको याद होगा 29 अगस्त 2003 को जब मुलायम सिंह यादव
तीसरी बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उत्तर प्रदेश गुन्नौर विधानसभा सीट से जो इस समय बीजेपी के विधायक हैं अजीत कुमार यादव राजू, इन्होंने रिजाइन किया था मुलायम सिंह यादव के लिए और वो यहाँ से विधायक बने थे। सहसवान से इसी पार्लियामेंट में आती है और 3.5 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे। और 1996 में जब मुलायम सिंह यादव जीते थे मैनपुरी से और सेंटर में डिफेंस मिनिस्टर बने थे, तो सहसवान विधानसभा उन्होंने जीती थी और फिर रिजाइन कर दिया था। तो इस पार्लियामेंट के अंतर्गत आने वाली संभल की एक विधानसभा गुन्नौर और बदायूं की एक विधानसभा सहसवान का खुद मुलायम सिंह यादव प्रतिनिधित्व कर ठीक है। तो इतना बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन जो मौजूदा उम्मीदवार हैं बीजेपी की, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इस इलाके से चूंकि बहुत वास्ता नहीं रहा है, इसका भी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। ये भी सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं आपको कि वहां के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या कहना है। प्रत्याशियों से भी हमने बात की है, उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के, अपने ताकत को लेकर के और इन चुनावों को लेकर क्या कहा है, सुनिए आप। के तौर पे जनता के बीच हूं और मैं उम्मीद किया हूं, भरोसा किया हूं कि बदायूं के लोग पिछले 2 चुनावों से भी कई गुने ज्यादा वोटों से मुझे इस बार फिर से चुन के भेजेंगे। और उसके कारण है, यूं ही नहीं मैं कह रहा हूं कोई, मैं तर्क के साथ बात करना चाहता हूं। अभी तक हम जितने बार भी सांसद बने समाजवादी पार्टी की ताकत पे बने। आज जहां समाजवादी पार्टी की ताकत तो हमारे साथ है, बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन है हमारे साथ। प्रत्याशी होने के नाते आने वाले समय में बदायूं का जिस तरह आशीर्वाद प्यार मिल रहा है वो मिलेगा, तो आने वाले समय में बदायूं की सांसद होने के नाते बदायूं की दया दिशा मैं पूरी तरह से बदलूंगी, बदायूं की एक सकारात्मक पहचान बनाऊंगी। मेरे साथ लोगों का बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है, बहुत प्यार जुड़ा हुआ है और लोगों ने देखा है कि मैं जब भी उनके बीच में रहा, मैंने कभी किसी के साथ न बेईमानी की, न कभी किसी का काम मैंने रिफ्यूज किया। हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, मगर प्यार मोहब्बत से मैंने राजनीति की और ईमानदारी से राजनीति की, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। चंद्रमोहन जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन सवाल मैं उसमें अपना ऐड कर देती हूँ। सवाल ये है कि धर्मेंद्र यादव का इस सीट से रिश्ता पुराना रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि उनकी कनेक्टिविटी है और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन आपकी जो कैंडिडेट हैं संघमित्रा जी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस सीट से बहुत वास्ता नहीं रहा है और वो कनेक्टिविटी आप कहाँ से लाएंगे लोगों में जिसकी ज़रूरत है। अगर आप आम लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनसे जुड़ाव नहीं महसूस करवाएंगे, तो फिर कैसे आप दावा कर रहे हैं कि कड़ी टक्कर दे सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है तो वो तो हमें अब जब इससे पहले भी वहाँ पर थी, आना जाना उनका लगा रहता है वहाँ पर, वहीं बगल में मैनपुरी में आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये चुनाव जो हो रहा है वो देश के लिए चुनाव हो रहा है, क्षेत्र की जनता के साथ देश का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें जो 2014 का माहौल था इस देश में और जो 5 सालों में इस देश में जो परिवर्तन हुआ है, जो एक वातावरण जो नया बना है, विकास का बना है, जो भय इन्होंने पूरे देश में व्याप्त कर रखा था वो खत्म हो गया। पहले आप देखेंगे 2014 से पहले पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे असम हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, हर तरफ बम ब्लास्ट हो जाया करते थे। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। इससे पहले जो माहौल था वो देश में महंगाई 12% से ऊपर था, आज महंगाई आधी हो गई है। पेट्रोल का दाम कितना हो गया भैया? आज देश की अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी बढ़ गई, दुगनी हो गई। कहाँ पेट्रोल का दाम बस बता दीजिए कि कितना था 2014 में, आज कितना है? कम से कम उस पे सेकंड मोदी साहब आप देख, महंगाई आप कहाँ जा रही? आप बताइए ना, आप बताइए ना जनता से, आप लोगों से, आप और ये भी बताइए कि हम जरा सा रुपए का दाम बता दीजिएगा डॉलर के मुकाबले, उससे जाके पूछिए। डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम बता दीजिए, उससे जाकर पूछिए। ठीक है। ओपी यादव जी, जिन मुद्दों की बात हो रही है, स्पेशली ये इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और यहाँ जिस तरह के कारोबार जितना भी था आपसे कम है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि सवाल हम शुरू से कह रहे हैं कि दोनों से पूछे जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी से भी और बीजेपी से भी, क्योंकि वहां पर सांसद लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के हैं और बीजेपी की सत्ता है केंद्र में और ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो इस तरह से अगर देखें तो वहां के लोगों का जहन उसमें क्या चल रहा है जब वो वोट डालने जाएंगे?
देखिए, खेती किसानी एक यहाँ का बड़ा वो है, कृषि पर ही आधारित है। बदायूं की 5 विधानसभा सीटें, और खेती में यहाँ चना बहुत होता है, और इसके अलावा बाकी दलहन और तिलहन की ज़्यादा बहुत अच्छी खेती होती है। तो खेती और गन्ना भी है यहाँ काफ़ी, तो कहीं ना कहीं किसान ओरिएंटेड मामला है यहाँ पर, और जो भी मुद्दे हैं उसी के इर्द गिर्द है। सिंचाई, रोड, कनेक्टिविटी और बिजली, और बहुत ज़्यादा चूँकि इंडस्ट्री जो भी लगी हुई हैं यहाँ, प्राइवेट इंडस्ट्री हैं, शुगर मिलें लगी हुई हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री हैं, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पर तो बहुत फोकस बदायूं में नहीं हो पाया। लेकिन जो खेती किसानी से जुड़े मुद्दे हैं यहाँ पर प्रासंगिक रहेंगे। और चूंकि इसमें जवाबदेही, देखिए चूंकि दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह भारत सरकार भी और लखनऊ सरकार भी बीजेपी की है, तो जवाबदेही बीजेपी की है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक निश्चित निधि होती है, एमपी लैट्स होती है, उसमें कितना काम करेगा वो, और जितना है वो आप अभी आंकड़े दिखाएंगे तो देखिएगा किस तरह की एक्टिविटी है वहाँ पर। लेकिन एक और जैसे आप अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार होता है, जैसे बात होती है सियासत में, एक सबसे बड़ा मौजूद चीज़ ये है कि जब अपोजिशन के जहाँ पर कार्यक्षेत्र ज़्यादा होता है वहाँ सरकार की भी दया दृष्टि उस लेवल पे नहीं हो पाती है, तो उसका भी नफा नुकसान होना। लेकिन इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं भारत सरकार को और कहीं ना कहीं लखनऊ में बैठी सरकार को भुगतना पड़ेगा, और चुनावी दिशा देखा जाए तो उसका नुकसान होगा। चंद्रमोहन जी, इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि बार बार ये बात उठ रही है कि विकास के कार्य धर्मेंद्र यादव के पास बहुत सारे हैं गिनवाने के लिए, लेकिन इन 5 सालों में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो काम करवाए हैं अपनी ओर से करवाए हैं वहां पर, और वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं। आप बताइए कि क्या वाकई सौतेला व्यवहार नहीं किया गया? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि वहां पर योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, तो सवाल उठलटकर आपसे ही पूछा जाएगा सर। जी, उसमें एक योजना बताइए जिसमें भेदभाव किया गया हो। एक योजना का आप नाम बता दीजिए। क्या उज्ज्वला दिया गया तो क्या किसी चिन्हित करके, किसी जाति, किसी धर्म या विशेष के आधार पर दिया गया? सड़कें अगर बनाई गई तो क्या उसमें जो है क्षेत्र या पार्टी या जनता देख के भेदभाव किया गया? काशीनाथ जी, धर्मेंद्र यादव जी ने फूड पार्क की मांग की थी, उसके लिए पैसे की मांग केंद्र सरकार से की थी, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था, और इस विषय को उन्होंने लोकसभा में भी उठाया था। तो आप बताइए कि अगर वो फूड पार्क ला रहे थे तो अपने परिवार के लिए ला रहे थे या बदायूं के किसानों के लिए ला रहे थे? आखिर आपने क्यों नहीं की? और सड़कों के किनारे जो मंडियों की स्थापना थी उसको योगी सरकार ने ठुकरा दिया। तो ये बताइए, आखिर इस तरीके से आप किसका विकास करना चाहते हैं और किसका विकास आप अवरुद्ध कर रहे हैं बदायूं के अंदर? बाकी योजना तो आपकी पूरी देश के लिए थी और पूरे देश में वो विफल हो गई, चाहे आप जितनी भी योजनाएं बता रहे हैं। ये बदायूं पर जरा स्पेसिफिक बता दीजिए कि या ये मान लें कि कबीरदास की उल्टी बानी और बरसे कंबल और भीगे पानी, आपने परिवर्तन जो कहा है वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पतन की जगह आपने परिवर्तन कह दिया जो भाजपा ने इस देश को दिया है? बोलिए चंद्रमोहन जी, जल्दी से। जी, आवाज थोड़ी सी साफ। आवाज नहीं साफ। अरे मेरी आवाज तो बहुत साफ आती है। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन अपने संवाददाता का हम रुख कर लेते हैं। बदायूं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ, और उनके आसपास कुछ लोग भी हैं। सौरभ, आप कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, और जिन विकास कार्यों की बात हो रही है और जिन मुद्दों की बात हो रही है, जब इस बार बदायूं के लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे उनके जहन में रहेंगे, जरा ये समझिए। मैं आपको बताऊं कि बदायूं के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं अपने साथियों से जो हमारे साथ बदायूं की जनता उनसे बात करने के पहले, कि एक शायर हुए हैं बदायूं के, शकील बदायूं, बड़ा उनका चिर परिचित नाम है। उन्होंने एक बच्चों के लिए एक गीत लिखा था, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो करके। हमारे साथ एक कवि भी हैं कि वो बताएंगे कि जो एक शकील बदायूं ने संदेश दिया था कि इंसाफ की डगर पर चल के ही नेता बना जा सकता है। तो बदायूं की राजनीति में जो नेता रहे हैं उन्होंने बदायूं के साथ कितना इंसाफ किया है, कितना इंसाफ नहीं किया है, कि ये भी हम जानेंगे। बताइए अक्षर जी कि आप बदायूं में एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं और एक मतदाता भी हैं जी, तो बदायूं की क्या समस्याएं हैं और अभी तक जो राजनीति रही है बदायूं की, कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या स्थितियाँ हैं इस इलेक्शन में? देखिए, राजनीति की बात कहें तो सबसे पहले 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि होगा अगर चुनाव का जातिवाद आधार, होगा अगर चुनाव का जातिवाद आधार, बंटवारा इस देश का होगा बारंबार।
ये जो जातिवाद का जहर है या एक धर्मवाद का जो जहर है, उससे कहीं ना कहीं नेता या राजनीतिक पार्टियां अभी भी पीछे नहीं हो पा रही हैं और उसी को आधार मानकर कार्य कर रही हैं। यही हमारे बदायूं में भी होता आ रहा है। जातिवाद के आधार पर लोगों को बांटा जाता गया है और जा रहा है। मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं छुआ नहीं जा रहा है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या और बहुत सी उद्योग की बात हो, हमारा बदायूं जहां आज से 20 साल पहले था वहीं का वहीं है। अभी भी वो चीज़ें, आधारभूत चीज़ें जो हैं, जो एक जिम्मेदार नागरिक को या एक नागरिक को मिलनी चाहिए, उससे अभी बदायूं बहुत पीछे है। तो इस ओर अभी तक जितने लोग हुए हैं 100% किसी ने नहीं सोचा। थोड़ा बहुत प्रयास जरूर हुआ है। वर्तमान जो सांसद महोदय हैं उन्होंने अपने समय में निश्चित रूप से कार्य किया, सरकार भी उनकी थी, लेकिन अभी विकास से कोसों दूर है बदायूं। बहुत कुछ काम होना बाकी है, बहुत कुछ काम। तो विकास से कोसों दूर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये वहाँ के लोग मानते हैं कि अभी विकास की जो गुंजाइश है उसकी वजह से, उसके आधार पर वो वोट करेंगे और विकास के मुद्दे हमेशा गिनवाए जाते हैं लोगों के ज़रिए, लेकिन वो जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो और कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिनका जिक्र कर रहे थे ये भाई साहब जो अभी जिनसे हमारे संवाददाता बात कर रहे थे। ओपी यादव जी, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन जल्दी से हम देख लेते हैं 2017 में यहाँ पर क्या हुआ था। 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बदायूं की जनता ने क्या निर्णय दिया था ये आप देख लीजिए। वहाँ पर 5 विधानसभा सीटें पड़ती हैं और उसमें 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। ये जो आंकड़ा है आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की जो लहर चली थी उसकी वजह से यहाँ पर भी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर भी 4 सीटें 5 में से बीजेपी के खाते में गई थी। कौन कौन सी सीटें हैं? गुन्नौर, बिसौली, सहसवान, बिलसी और बदायूं। इनमें से सिर्फ सहसवान पर समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, बाकी सभी पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी। और इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि जो मौजूदा सांसद है बदायूं के, धर्मेंद्र यादव, उनका रिकॉर्ड क्या कहता है, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। जल्दी से हम इन पर भी नज़र डाल लेते हैं क्योंकि लगातार ये क्लेम किया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव ने वहाँ पर विकास के कई काम करवाए हैं और ये संसद में जो उनकी उपस्थिति है उस पर भी कई बातें होती हैं। 1028 सवाल उन्होंने पूछे हैं। मुझे लगता है कि अब तक हमने जिस भी सीट की बात की है ये आंकड़ा ज़्यादा है और 1000 से ऊपर का ये आंकड़ा पहली बार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। 1028 सवाल उन्होंने पूछे हैं। सांसद निधि के 15 करोड़ रुपए में से 11.47 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। सांसद की सियासत क्या कहती है, क्षेत्र में विकास के काम उन्होंने कई किए हैं और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव का जो नाम है, जो उनका नाम है, उसका भी फायदा उन्हें मिलता रहा है। ओपी यादव जी, लेकिन एक बात ये भी समझने की है कि 2017 में जो हुआ, एक चीज़ तो लगती है कि वहाँ के वोटर्स का मूड भी बदला है। 2017 में सिर्फ 1 सीट बचा पाई थी समाजवादी पार्टी और बाकी 4 पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी। देखिए, एक तो मोदी लहर का इफेक्ट था। हाँ। मोदी और योगी लहर का इफेक्ट था 17 में, और एक वहाँ डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट ये था कि जैसे अभी आबिद रजा साहब ने समाजवादी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया, उस समय जो परिवार की लड़ाई थी, समाजवादी पार्टी के सफाई परिवार की लड़ाई थी, तो उसमें भी कैंडिडेचर की अदला बदली और उसका भी नुकसान हुआ। उसमें भी मतलब चाचा भतीजे की जो जंग हुई उसका भी नुकसान बदायूं पे ज़बरदस्त पड़ा है। आप देखिए कि सहसवान से डीपी यादव जी के परिवार को करीब 65-70 हज़ार वोट मिले। सहसवान से ओमकार सिंह यादव विधायक हैं। बाकी जो 4 सीटें हैं उसमें गुन्नौर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी छोड़कर ही गए हैं अजीत कुमार यादव राजू, जो बीजेपी से चुनाव जीते हैं, और ये यादव बाहुल सीट है। 1952 से आज तक यहाँ यादव कैंडिडेट ही चुनाव जीतता रहा। ठीक है। इसके अलावा जो 3 सीटें हैं, तो इसमें जो थोड़ा सा इंटरनल जो माहौल था आपस का, उससे सिस्टमेटिक चुनाव नहीं चल पाया, उसका नुकसान हुआ। और कहीं ना कहीं जो वादे थे बीजेपी सरकार के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के वादे का, उसका भी लाभ मिला। तो कुल मिलाकर के इस बार मुकाबला है कड़ा और बीजेपी चुनौती दे रही है। वक्त मेरे पास नहीं है सदफ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन बहुत माफी के साथ, आपने मुझसे बहुत माफी के साथ इसे हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए संभावना है, कांग्रेस के लिए संभावना है, संभावना है, आपने मुझे मेरी लेकिन बात पूरी करने दी, आपने ऑलमोस्ट नकार ही दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, अगले डिबेट में आपको ज्यादा मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।